गुड आफ्टरनून ऑल। या तो आज हम लोगों ने एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए रखा है। इस सेशन में अंतरिक्ष हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। 2019 में इन्होंने अपना क्लास ज्वाइन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से एक गैप आया। बट इन द ड्यू कोर्स ही हैज़ कंटिन्यू विद हिज प्रिपरेशंस और इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स सीरीज़ में क्रैक किए थे। मैं उन कुछ एग्ज़ामों के नाम आप लोगों को देना चाहूँगा। तो पहले स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक से बताने में, कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुआ। अंतरिक्ष इज़ अ बी स्टूडेंट, मैकेनिकल पास आउट हैं फ्रॉम पुणे मॉडर्न कॉलेज। उसके बाद इन्होंने जस्ट इमीडिएट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही जॉइंड अवर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस 2019। हार्डली 6 मंथ ही हो पाया था इनको तैयारी करते हुए, और उसके बाद फिर कोविड की वजह से एक बड़ा गैप आया। तो ही हैड टेकन अ स्मॉल गैप फॉर 5-6 मंथ बिकॉज उस समय नया नया लॉकडाउन लगा था, तो थोड़ा सा तैयारी इनका भी वहाँ पे हैम्पर हुआ। एंड देन अगेन आफ्टर 3-4 मंथ्स फिर से वो टच में आए। उस समय मैं ऑनलाइन टीच कर रहा था, तो ऑनलाइन इन्होंने हमारे साथ फिर कंटिन्यूटी रखा। और इन द ड्यू कोर्स विद इन 1 ईयर ही हैज़ क्रैक्ड SBI क्लैरिकल फाइनल इन्होंने क्रैक किया। एंड देन आफ्टर दैट RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO वेटिंग लिस्ट इनका रहा था। एंड उसके बाद ESIC UDC भी इनका फाइनल क्रैक हुआ। और इन बिटवीन इन्होंने सिडबी ग्रेड A का फॉर्म भी फिल किया था, और ही फाइनली क्रैक दैट सिडबी ग्रेड A ऑफिसर। तो ये उनका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया। मतलब इन बिटवीन इन्होंने RRB PO ज्वाइन भी किया था, बट बहुत कम समय के लिए, तब तक सिडबी का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया था। एंड देन ही ज्वाइंड विद सिडबी। इन मीन वाइल इन्होंने ECGC PO भी क्रैक किया, RBI असिस्टेंट, क्योंकि ये उसके बाद आए थे, तो इन्होंने फिर उसको फाइनल ज्वाइनिंग को प्रोसेस में नहीं गए। सो दैट वाज द गुड थिंग। तो सिडबी ग्रेड A ऑफिसर अभी वो बने हैं, और राइट नाउ ही इज़ पोस्टेड एट मुंबई। ग्रेड A ऑफिसर के तौर पे सिडबी ब्रांच में पोस्टेड हैं। अभी उनकी ज्वाइन किए हुए तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो सक्सेसफुली। तो हमारा ये जो पर्पज़ है कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा सिडबी ग्रेड A ऑफिसर का एक पोस्ट निकला है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लगे, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे बच्चे इन पोस्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ 100 वैकेंसी है। मोस्टली बच्चे ऐसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे 1000, 4000, 5000 ऐसी वैकेंसी, बच्चों को लगता है यार यहाँ हमारा कोई चांस होगा। बट जो ये बड़े एग्जाम्स होते हैं, सिडबी ग्रेड A ऑफिसर, RBI ग्रेड B, सेबी, आपको यहाँ पे वैकेंसी का नंबर यही मिलेगा, ठीक है ना। और इसी वजह से आपका एक अच्छा चांस क्रिएट होता है, और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। वो सब आप लोगों को डिटेल में इस सेशन में आपको अभी पता लगेगा, क्या क्या पर्क्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और किस तरह से ये नॉर्मल बैंक जॉब से अलग है, ठीक है। तो अंतरिक्ष, वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आई एम अंतरिक्ष अनिल वट्टमवार। पहले तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, आफ्टर दैट कैसे मैं ग्रो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी इंजीनियर्स। हाउ मेनी आर देयर हु आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? यू आर नॉट इंजीनियर्स, यू आर हैविंग, आर यू एलिजिबल फॉर दिस? Yes. Is there anyone else who is not eligible? Still he's okay. Good. That is good. Okay. So engineering complete करने के बाद मेरा एक elder brother है. He was also in the apti academy. तो उन्होंने बताया कि पहले aptitude डेवलप करना है, रीजनिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं, बेसिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि UPSC में भी आप जाओगे, उसमें भी एक सेक्शन रहता है जिसमें आपको CSAT का सेक्शन होता है जो आपको क्लियर करना ही पड़ता है। सो इन एवरी एग्जाम यू नीड दिस, यू नीड मैथ्स, यू नीड इंग्लिश, रीजनिंग, यू ऑल्सो नीड दैट। सो मैंने क्लास ज्वाइन किया फॉर 6 मंथ्स। आई वॉज देयर इन 2020 जब लॉकडाउन हुआ, जैसे कि फेब में, आई थिंक फेब या मार्च में। उसके बाद एक ब्रेक हुआ फॉर 6 मंथ्स। आई वॉज नॉट स्टडिंग, पता नहीं था क्या करना है, कब एग्ज़ाम आएगी, कब मैं अपीयर करूँगा या फिर कब क्लियर होगा। उस ड्यूरेशन में ब्रेक हो गया 6 मंथ्स। फिर उसके बाद फिर से मैंने एप्टी एकेडमी में जाके सर से गाइडेंस लिया, क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद सर ने मुझे गाइड किया प्रॉपरली, कितना टाइम अलॉट करना है स्टडीज़ के लिए। ये सब होने के बाद मैं फिर से एक बार सब कंसेप्ट क्लियर करके, जो कि ऑफलाइन बैच, मैं बिलीव करता हूँ कि ऑफलाइन बैचेस
एक्सट्रीमली बेटर रहता है कंपैरेटिवली जब आप लाइव में देखते हो कोई भी चीज़, यूट्यूब पे देखते हो ऑनलाइन। तो फिर से मैंने अपने स्किल्स को ब्रशअप किया, फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स में गया। जैसे कि उसके बाद मैंने आई थिंक दिया था SBI JA। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एक स्पीड आ गया था, कंसेप्ट तो ऑलरेडी डेवलप कर ही दिए थे विद द हेल्प ऑफ लोकेश सर एंड अदर फैकल्टीज़ इन द एप्टी अकेडमी। तो उसके बाद फिर मैंने SBI JA दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। फिर एक लाइन सीरीज सी बन गई थी कि मैं एग्ज़ाम देते जा रहा था, क्लियर होते जा रहे थे। फिर उसके बाद फिर मैंने एक RBI के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, RBI असिस्टेंट। इन बिटवीन आई थिंक मार्च दिसंबर में आई थिंक नोटिफिकेशन आया था, या फेब में नोटिफिकेशन आया था दिस ईयर। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने सोचा RBI करना है, RBI प्रीलिम्स इफ़ एनीवन हैड गिवन। आपने किसी ने दिया है RBI का? यू हैव गिवन, यू मे नो दैट प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत टफ है असिस्टेंट का। सो मैंने सोचा प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद मेंस के लिए देखते हैं जो भी है। तो प्रीलिम्स जैसे ही क्रैक हुआ, इन बिटवीन फिर सिडबी ग्रेड ए का फॉर्म आ गया था। मैंने देखा मैं एलिजिबल हूँ, 100 वैकेंसीज है। मैंने सर से बात की, मैंने बोला सर 100 वैकेंसीज है सिर्फ, तो करना चाहिए। उन्होंने बोला वैकेंसीज कभी भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो रेशो रहता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड वैकेंसीज सिमिलर रहता है। 100 वैकेंसीज हो गए तो उसी के रेशो में एप्लीकेंट्स आएंगे, लाइक 50,000 40,000 वॉट एवर। अगर 5,000 वैकेंसीज है तो एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होंगे, जैसे 5 लाख 6 लाख। सो वो रेशो मेंटेन रहता है, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमेशा सिमिलर ही रहते हैं। 0.3 या 0.03 जो भी चांसेस है, हर एग्ज़ाम में सिमिलर ही है। तो हर एग्ज़ाम के लिए हमें अप्लाई तो करना ही है, और जो एलिजिबल नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेंस तो एग्जैक्ट सिमिलर है सिडबी ग्रेड ए का, तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो RBI असिस्टेंट का मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, उसी ड्यूरेशन में सिडबी ग्रेड ए भी था। तो मैं RBI ग्रेड ए का सिडबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम देने के बाद RBI असिस्टेंट मेंस भी दे दिया उसी ड्यूरेशन में, और लकीली और हार्डवर्क से सिडबी क्लियर हो गया मेंस। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग थी 14 जून RRBPO की। 13 जून मेरा था सिडबी ग्रेड ए का इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू दिया 13 को, 14 को मैंने ज्वाइनिंग की RRB में। उसके बाद आई थिंक आई वॉज देयर फॉर 28 डेज इन RRB। उसके बाद जैसे ही सिडबी का रिजल्ट आया, मैंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। देन करंटली नाउ आई एम पोस्टेड इन मुंबई, and we are new 100 joinees, and we are working in branch only. We have two sectors in SIDBI: direct finance and indirect finance. In direct finance, we deal with the customers directly. In indirect finance, we lend to, you may have heard about PSL, priority sector lending. So we lend to other banks, commercial banks, like 300 crore, 400 crore, yeah, and they lend to MSME sectors to achieve their PSL targets. And also we have different verticals in SIDBI, like we have venture capital. You may have seen Shark Tank, many of you have seen, like that. We have venture capitals, and rating system also we have, refinance we do. So you can also apply for SIDBI, and you will get a knowledge that how to deal with this regulatory body exams. Like their interviews are different as compared to IBPS PO, SBI PO. If you go to the interviews of SBI or IBPS PO, the interview will be of around 5 to 6 minutes approximately, maximum 10 minutes. But if you go to this regulatory bodies, they'll conduct your interview for half an hour minimum. My interview was for 40 minutes. So you'll get an idea. At least try to reach the interview stage here. And I think the way for that is to learn here, sitting here, because ऑनलाइन में हो जाता है ये चीज़ कि समझ नहीं आता है टीचर क्या कन्वे करना चाहता है, स्टूडेंट को क्या समझना है, क्या डाउट है, हर चीज़ हम लोग कमेंट में लिख नहीं सकते हैं। तो फोकस कीजिए कि ऑफलाइन की लर्निंग कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, एंड एप्टी के साथ में आपका कंटिन्यू कीजिए जो भी आपने पुटअप किया है सर के साथ में, एंड यू विल ऑल्सो सक्सीड बाय अचीविंग सिडबी ग्रेड ए दिस टाइम। थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में भी बताइए कि क्या क्या अलग करना पड़ा आपको देन योर रेगुलर प्रिपरेशन फॉर सिडबी। राइट, एज आई सेड कि मैं RBI असिस्टेंट और ये बाकी जो एग्ज़ाम्स है कमर्शियल बैंकिंग वाली, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। जब सिडबी का नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा प्रॉपरली सिलेबस क्या है। जैसे कि उसमें मेंशन किया है ESI इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़, यू मे हैव हर्ड। तो इसके लिए मैंने देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, प्रॉपर क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे देखने हैं। तो उसके बाद अफेयर्स क्लाउड का एक PDF आता है मंथली 300 पेजेस का, यू मे हैव सीन दैट। तो उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो किया, एंड रीजनिंग और
कॉन्ट्स, इसके लिए मैं तो पहले से ही एप्टी एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इंग्लिश के लिए भी। कॉन्ट्स मैंने आज तक किसी का, लोकेश सर से ज़्यादा किसी का देखा नहीं है आज तक, और मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि नो, चेंज भी मत करना या फिर एक ऑप्शन भी मत रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, 2 टीचर्स से पढ़ते हो, फॉलो किसको करना है, किसकी मेथड्स अप्लाई करनी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग की एप्टी एकेडमी के स्टाफ को फॉलो कीजिए और एक ही टीचर से अपनी लर्निंग बेटर कीजिए। तो उसके बाद मैंने ईएसआई के लिए जो भी था, आरबीआई ग्रेड में भी जो सिलेबस दी रखा है, उनके जो सोर्सेस है वो फॉलो किए। टेक्स्ट बुक पे भी एक आता था सर का, पुष्पक पांडव सर, किसी को पता है यहाँ पे? एप्टी एकेडमी के एक्स फैकल्टी है वो, उनसे मैं पढ़ता था करंट अफेयर्स के नोट्स, या फिर जो ईएसआई के लिए जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ें मैंने की। और मैं सर के पास आया था गाइडेंस के लिए जब सीडीबी का नोटिफिकेशन आया था। सर ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, स्टेप बाय स्टेप बताया क्या करना है इसके लिए, अप्रोच कैसा रखना है मेंस में, राउंड में कैसे अटेम्प्ट करते हैं मेंस के एग्ज़ाम, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो वो सब सर ने मुझे प्रॉपरली बताया, गाइड किया, फिर मैं एग्ज़ाम में गया। उसके बाद इंटरव्यू का जब फेज़ था, फिर मैं क्लास में आया, सर ने मेरे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, मॉक इंटरव्यूज़, और बताया कि क्या अलग करना है, तुम्हें क्या अलग दिखाना है बाकी लोगों से कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने सर को प्रॉपरली फॉलो किया और मैं इंटरव्यू में गया। लकीली स्टाफ ने भी मुझे वो, जो इंटरव्यू फैकल्टी थी उन्होंने भी मुझे, पैनल मेंबर्स ने सेम क्वेश्चंस पूछे जो सर ने मुझे पूछे थे, सर ने जो मुझे बताए थे। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू चला आई थिंक 40 मिनट्स, अराउंड 40 मिनट्स। उसमें भी वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन थे, सिडबी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड माई इंटरव्यू वॉज गुड। आफ्टर दैट रिजल्ट जब आया, मैंने सर को बताया, and he was really happy, everyone was really happy, my mom, dad, they were also really happy. Yeah, so this was my journey. इंस्पिरेशन एज इन, पहले तो हमें इस एज में पता नहीं होता है कि हमें कब तक क्रैक करना है। यू माइट बी अराउंड 22, 23, एवरी 1 ईयर, तो पता नहीं होता है कि 25 तक मुझे अचीव करना है, 26 तक करना है। हम लोग बस लगे रहते हैं कि करते जाएंगे करते जाएंगे। मैं भी ऐसा ही था, मैं सोचता था ठीक है, लगा रहता हूँ, जब होगा तब होगा, देखते हैं, चलते जाना है, बस करते जाना है। बट एक कैप खुद को रखना चाहिए हमेशा कि हाँ, मुझे नेक्स्ट ईयर मिनिमम मेंस क्रैक करना ही है, या उसके नेक्स्ट ईयर मुझे इंटरव्यू तक जाना ही है, जो भी आप डिसाइड करते हो। ये कैप हमेशा होना चाहिए, हमेशा टारगेट रहना चाहिए। विदाउट टारगेट यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, आई बिलीव। तो हमेशा एक टारगेट रहना चाहिए। और दिन भर का जो मैं है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में रूटीन सेट कर लेता था, पॉइंट्स मेंशन कर लेता था, मुझे क्या करना है, चेकलिस्ट बनाता था मैं अपनी। ये चेकलिस्ट मुझे हेल्प करती थी कि मैं पूरा अपना जो भी दिन का टाइम है यूटिलाइज कर रहा हूँ प्रॉपरली। तो ये आपको पहले, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है। अभी आपने आई थिंक प्री दिया नहीं होगा, किसी ने या दिया होगा, बट अभी आप सेट कर सकते हो कि आरबीआई असिस्टेंट जो आ रहा है अभी नेक्स्ट, वो आपको क्रैक करना है, मिनिमम प्री आपको क्रैक करना ही है। इसके लिए क्या क्या करना है आपको सर बिल्कुल गाइड करेंगे डेफिनेटली। ऐसे टारगेट्स आपको सेट करते चलना है, पहली चीज़। एंड एक और होता है, हमारे कोई तो इंस्पिरेशंस होते हैं, जैसे कि एल्डर ब्रदर। मेरे केस में मेरा एल्डर ब्रदर था जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहा था एप्टी एकेडमी के साथ। उसने मुझे गाइड किया था कि तुझे भी ज्वाइन करना है, तुझे भी देखना है, बिकॉज माई डैड ही इज़ ऑल्सो इन गवर्नमेंट जॉब। सो एक मैंटालिटी होती है घर पे कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, प्राइवेट में नहीं करना है। सो मेरे भाई ने मुझे गाइड किया था प्रॉपरली। और उसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखनी है, ज़रूर देखिए, बट किसी एक को फॉलो कीजिए, और वीक में एक बार या 2 दिन में एक बार, ऐसे रोज़ अगर आप 4-4, 5-5 वीडियोस में टाइम वेस्ट कर सकते हो, उसके रिप्लेसमेंट में आप कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, कुछ कॉन्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये सब करने से आपका स्पीड जो ग्रिप मिलेगा, स्पीड में ग्रिप मिलेगा, नॉलेज जो गेन होगा। अभी मैडम जैसे कि एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे आया है, तो इससे एक्स्ट्रा नॉलेज जो उनको मिलता है, माइट बी शील गो समवेयर इन आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू, उनको यहाँ पे कुछ कई बातों का यूज़ हो जाए। तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जितना मिल सकता है उतना आपको ग्रास्प करना है, उतना सीखना है आपको। और इंस्पिरेशन एक रखिए, रोल मॉडल हर किसी का होता है। मेरा भी एक रोल मॉडल है, उनके भी कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना है। और ठीक है, आपको यूट्यूब पे देखना है, आप देखिए चीज़ें, ज़रूर देखिए, बट क्या देखना है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्ट्रीमलाइन होकर एक ही पाथ में फॉरवर्ड जाना है या फिर स्कैटर्ड वे में आपको अपना टारगेट अचीव करना है। तो इससे होगा यही, आपकी जर्नी जो है, जैसे कि 2 साल की जर्नी होती है किसी की प्रिपरेशन की, किसी की 1 साल की होती है, एक्सपांड करनी है आपको या फिर मिनिमाइज़ करनी है।
मिनिमाइज आपको करनी है तो आपको स्ट्रीम लाइन में रहना होगा, स्ट्रेट वे में जाना होगा, तो आपका 1 साल में मैक्सिमम 1.5 ईयर में सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट अगर आप स्कैटर्ड रहते हो, अगर आप 4 सोर्सेज फॉलो कर रहे हो, आप यहाँ पे भी और आ रहे हो एप्टी में, और घर जाने के बाद यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हो अलग अलग सोर्सेज से, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है माइंड में कि किसका सही है। कभी कभार हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आंसर्स में, जैसे कि सर ने एक सोल्यूशन बताया आपको और जो आप फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे उनका ही एक अलग सोल्यूशन हो, आ जाता है डिफरेंस, तो हम सोच में पड़ जाते हो आप। मैं भी पहले ऐसे ही था, मैं पहले जिम जाता था 4-5 ईयर्स के लिए, मैं अपनी ट्रेनर की एक भी बात नहीं सुनता था, कभी नहीं सुनता था। मैं यूट्यूब पे देखता था और डाइट न्यूट्रिशन सब खुद से ही बनाता था, कभी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और ऐसे ही होता था। फिर 2-3 साल गए, जब मैंने देखा कि यार इससे रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहा है, मैं खुद हीरो बन रहा हूँ यहाँ पे आके, उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ कुछ भी, तो इसका कुछ सेंस नहीं था। जब मैंने उनकी बातें सुनी प्रॉपरली, क्योंकि वो है इस ड्यूरेशन से जा चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा आता है, मैं इग्नोर करूँगा, ये तो कहते ही रहते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। वो जा चुके हैं उस फेज से, वो कुछ बता रहे हैं, कुछ डिलीवर कर रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आपको सुनना चाहिए उन चीज़ों को। तो ऐसा ही है, यूट्यूब पे भी आप लोगों को 10 लोग बता देंगे ये करना है वो करना है, बट आपके ऊपर डिसाइड है कि कम फेज में आपको कम टाइम में अचीव करना है या लॉन्ग टाइम में अचीव करना है। पहले मैं 28 डेज़ के लिए जैसे कि RRBPO में था, वहाँ पे मैंने देखा कि कस्टमर्स आते हैं, पूछते हैं तुमसे, दैट इज़ ऑल्सो गुड जॉब, बेटर जॉब, बट इफ़ यू हैव हायर एस्पिरेशंस, तो मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं, वो PO वाली जॉब उससे ज़्यादा हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे था, लोग आते थे, फुटफॉल रहता था, अच्छा खासा रहता था। इन रूरल एरियाज़ इतना फुटफॉल भी नहीं रहता है कंपेरेटिवली अर्बन एरियाज़। तो आते हैं लोग, PO भी आप बन जाओगे, फिर भी आपको पासबुक प्रिंट करना ही है वहाँ पे, बैलेंस बताना ही है लोगों को, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, रिस्पेक्ट अलग। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, जो रीजनल रूरल बैंक्स RRBs में रिस्पेक्ट जो मिलती थी मुझे पर्सनली, मैंने जो देखा है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। बट ये जब मैं सिडबी में हूँ, यहाँ पे क्लाइंट्स जो आते हैं वो खुद मर्सिडीज़ में आता है, तो वो ऑब्वियसली आप समझ जाओ खुद अभी। तो यही डिफरेंस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कल्चर, कस्टमर डीलिंग हैवी है। कमर्शियल बैंकिंग में आपको कस्टमर डीलिंग करनी होगी, वहाँ पे कुछ एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। बट अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाते हो, सिडबी में भी कस्टमर डीलिंग है, बट मिनिमल। जैसे कि हमारे यहाँ पे वीक में एक बार 1-2 कस्टमर्स आ जाते हैं ब्रांच में, दैट्स इट। मिनिमल कस्टमर डीलिंग है, वहाँ पे कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा थी। और सबसे मेजर थिंग आपको लोगों को लगती होगी, 5 डेज़ वर्किंग हो जाता है सिडबी में। RRBs या कमर्शियल बैंकिंग में 6 डेज़ है, एंड इवन सैटरडेज आर ऑफ। तो ये एक चीज़ है। और टारगेट सेट कर दिए यहाँ पे सिडबी में भी। टारगेट अभी आपको हर जगह मिलेंगे, अभी वो कल्चर नहीं रहा कि गवर्नमेंट जॉब है तो आप जाओगे फ़ोन चलाओगे अपना टाइम, ये आप एक्सपेक्ट मत करना कभी भी। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको काम करना पड़ेगा, दे आर पेइंग यू हैंडसम सैलरी, तो आपको कहीं पे भी जाने के बाद काम करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो सैलरी वाइज अगर बात की जाए, अगर कोई भी एक कमर्शियल बैंकिंग जैसे कि SBI PO कंसिडर कर लेते हैं, एक्स अमाउंट इफ ही इज अर्निंग इन SBI PO एज ए SBI PO, then SIDBI grade A, he'll earn 1.7 times of X amount. So that much salary we are having. And allowances and perks की बात की है तो 200 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिल जाता है एक ग्रेड ए ऑफिसर को। हाउस जो मेड अलाउंस होता है वो मिल जाता है, न्यूज़पेपर मिल जाता है, टेलीफोन, इंटरनेट। उसके बाद एक लीज अकोमोडेशन होता है, लीज अकोमोडेशन और HRA और क्वार्टर्स जो भी आपको चाहिए। तो मुंबई में हाउ एक्सपेंसिव इज़ मुंबई, यू ऑल माइट अवेयर, तो वहाँ पे 2-3 BHK आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो, इतना लीज अकोमोडेशन सिडबी प्रोवाइड करता है। उसके बाद 100 के कूपन्स होते हैं, मील कूपन्स, यू माइट नो, तो वो मील कूपन्स सिडबी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कंपैरिजन में, सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स आर मच हायर एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंकिंग। एंड RRBs में प्रेशर जो है मैंने देखा कि माइट थोड़ा सा स्लाइटली कम है एज सिडबी ग्रेड ऑफिसर इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे वर्क प्रेशर है, टारगेट्स भी यहाँ पे है, बट स्टिल इट इज़ अ बेटर जॉब एंड आई विल प्रेफर एनी वन टू चूज सिडबी ग्रेड A ओवर एनी जॉब, ओवर SBI PO ऑल्सो। I used to give mocks regularly, and every day when I used to wake up in the morning, I used to practice all the tables, like how much till how much you know the tables 25. You have to push that. You have to push. I was like 37. At 37, I know the tables. So you have to develop that extra skills. You need that.
So I was waking up in the morning. I was practicing the tables every day. Fractions I used to write down, 1 by 3, 1 by 2. That I used to write down. Then squares and cubes, I pushed till like 50 squares, and cubes also 30 till 30. You have to push that. You have to practice it every day, till you crack the till you get your final result. I used to do that, and then this English rules you might have followed or learned from your classes. That rules I used to look every day, and it's like formulas like mensuration. You have formulas. That formulas also I used to see. This was like for 1 hour activity. I used to do that, and after that I used to start my daily routine. Like from current affairs, all of you must read newspaper, either newspaper, or you should follow some current affairs source, or you should learn from your classes, because that is must. If you say I'll clear my pre-exam and after that I'll start to prepare for this current affairs section, that is not going to happen really, and you'll regret it afterwards. You'll regret it. So right now, from tomorrow onwards or today onwards, you must start preparing for your current affairs. So I used to start for my current affairs section for 2 hours. I used to study that, and after that, this was my this was to crack pre-exam. I used to learn this current affairs, and after that I used to solve that quizzes. You might know aware of that quizzes. You might be aware adda quizzes, quants. Yeah, that quizzes I used to give every day. I used to give that quizzes, English quizzes, quants quizzes, reasoning, GA. All 4 sections I used to give. After that, for 1 hour I used to give mock, and this happens if you have exam 15 days after today and you got your admit card. If the exam is at 1 p.m., then it will start approximately at 2 p.m. What I used to do, I used to sit at 2 p.m. in my home and start giving mock at that duration particular, to train my mind to be aware of the situation, weather, everything. So like that, and I used to give mock, and I used to give targets for me every day. Like I have attempted 90 questions today. Tomorrow I have to, anyhow I have to attempt 91 questions, or not questions, not like that. Percentile I used to see how much I am getting. I always used to target above 90. Percentile is really important, not your score. Sometimes you will get 50, 55, and still you will get 95 plus percentile, and sometimes you will get 80 marks, still you will be stuck at 70 percentage. So percentile is something you should focus on. Percentile I used to target, and other things, quizzes and daily lectures. That time Lokesh sir used to take live lectures because offline classes were not open. So I used to follow him, and or at the time of pre also I used to do this mains questions. Mains questions are quite lengthy and bit difficult. Still I used to do that because sir, he don't believe in pre or mains. He just believe in concepts. That is true, and you have to believe in concepts. And once you crack your pre-examination, after that nothing is going to help you without your concepts. If you are strong and firm in your concepts, then you can easily crack your mains. So I used to do that, and after that I'm a bit weak in reasoning. So everyone has their weak subjects. So I was a bit weak in that. I used to maintain above average score in reasoning, and other 3 subjects that was good for me. So I used to soar in that. So they have not started from my introduction. They started from like, so why you are here, Sidbi? You are, no, they were like, have you cracked any exams earlier? I said, yes, sir, I have cracked this. Tomorrow I'm going to join RRBPO. So they said, then why you want to come in Sidbi? So I told them everything apart from salary, everything I told. So anything else? He was like, anything else? No, sir. Monetary benefits, don't you think? Yes, sir. I also think monetary benefits. Then after that, they talked about venture capital, microfinance, SIDBI terms. You may have heard this microfinance, direct finance, all these terms they discussed, and sir guided me in that. And after that, they talked about that time, I think, vote of confidence of Boris Johnson. You might have seen Boris Johnson, vote of confidence. That happened. They asked about that. And one road, one belt policy, if you remember, any of you. That also they have asked. And they have asked Sri Lankan crisis. Sri Lankan crisis they have asked. Why is Sri Lanka facing crisis? And how IMF will help in that. That things they have asked. And world affairs majorly they were covering. And
apart from that, yeah. What do you expect as a grade A officer? What you will do in your job? That was they asked. It was like around 40 minutes. I do not remember every question right now. Crux interview. 40 minutes you can expect. You can just expect how was the interview. So mine was in English only. You get the opportunity. You can talk in Hindi also. That is feasible. कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर. देयर इज वन ऑप्शन वाइल फिलिंग अप द फॉर्म. अब लोग अभी आप फॉर्म फिल करोगे सिडबी ग्रेड का, वहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरव्यू लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी. मेरे टाइम था, आपके टाइम है या नहीं पता नहीं है. आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आप भी बाद में इतना उसका इम्पैक्ट नहीं है. वो लोग बोलेंगे नहीं आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में ही देना है. दैट डजेंट मैटर. यस यस. Regulatory body exams have a little bit different syllabus for their mains than banking exams. So what were your sources for the mains? And also, reading current affairs is very easy, but how did you revise it? Because it is also important to retain. Right. Yes, ma'am. So first question, CDB grade A is not different like your grade B exams or CB grade A exam. The syllabus, if you have seen, it is similar. 90% the syllabus is similar. Subjects are similar. 4 subjects are there, you have seen. Cons, my score was I think around 170 something from 250. And it was in cons, my score was 55 from 60. And reasoning was 54, I remember. So if you put efforts in cons, reasoning, English, that will boost your score first of all. And you do not have any other subjects apart from this. If you are saying there is 4th section, general awareness, in that you get 50 questions for 50 marks, and in that 10 questions will be on ESI. But you don't need to prepare for ESI for that 10 marks only. You can prepare, you can boost your cons, you can boost your reasoning, English also you can do, or other current affairs. 40 marks are there. I got like around 18 marks in current affairs from 50. It was really tough. Current affairs were really tough. Whatever do in current affairs, you cannot guess that this question will be there. No one can guess. No one. In quants, you can say this question. If you are seen now SBI clerk, anyone is having SBI clerk mains, you might have. Result is not yet declared, I think. Yeah, okay. So you will see definitely there will be one question on the rectangle. रेक्टेंगल वाला एक क्वेश्चन आता है, वो लेंथ और ब्रेड दे देते हैं, उसमें अब अंदर भी एक और रेक्टेंगल होता है. डेफिनेटली आएगा इस बार भी. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेस कि कौनस में ये वाला आएगा ही, सिंप्लीफिकेशन आएगा ही, हम लोग बता सकते हैं. बट करंट अफेयर्स में कोई नहीं बता सकता क्या आएगा. तो ऐसा ही हुआ था. 10 मार्क्स के लिए आप अगर ESI के लिए जाते हो, मैंने इतना नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ लिया था 4-5 days के लिए ESI, दैट्स इट. अगर आप वो भी नहीं पढ़ते हो, स्टिल इट इज़ गुड. 40 marks are there, you can score from that 40 marks. I think I have answered your question. And second was revise. Yes. Yeah. For this Pushpak Pandav sir, I have mentioned he is ex-APT Academy faculty. Nowadays also, he is conducting one lecture 7 to 8 a.m. in the morning. 1 hour and 1.5 hour lecture is there. So you must follow his lecture. You can see the difference. So that I used to do. And this Affairs Cloud PDF. Monthly I used to read, and 3 times I used to revise that. 3 times. So that will be stuck in your mind, that if you see in exams what will happen, you will realize that on this page this information was there. You will realize, you will visualize. So this will happen only once if you revise it. And also I used to give quizzes, daily quizzes I used to give. And also there is another source, crack exam, yeah. So that also I used, wherever I used to go on my bike, I used to wear this earbuds and I used to hear that crack exam. So that's how you can revise. And other best thing is, on every Saturday I used to talk with my friend. He was also preparing with me. I used to discuss current affairs for 2 hours on every Saturday. So that also you can do. What happens in that, if you start discussing, many things will be in a particular way, and you can discuss and you can elaborate that topic. So that also you can do. Strategy, I'll tell you. For English, you can just use this elimination process. There's one elimination process. You can whatever you can do in your mind, you can see there are 5 options. Always this happens, 2 or 3 options will get eliminated. Definitely they'll get eliminated. So 3 options will be there.
or 2 options will be there. Remaining answer will be from that 2 or 3 options. Use that everywhere. So if you are applying your guess, you can apply on that 2 options. So chances are 50% that you will get that. But if you are guessing directly from the 5 options, 20% of chances are there that this will be correct. So always use this elimination option. And second thing for English, start reading these articles. Articles are very useful. थैंक यू अंतरिक्ष। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी। हाँ, देखो इस सेशन का हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इस तरह के जो एग्ज़ाम्स आते हैं सिडबी ग्रेड ए, ठीक है, अभी आरबीआई असिस्टेंट आएगा, अभी बीच में आप लोगों को नाबार्ड मिलता है, नाबार्ड अभी डेवलपमेंट असिस्टेंट का मेंस हुआ है, कल ही हुआ है। इसके अलावा नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर निकालता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सेबी आएगा। क्या होता है, ठीक है, इनका एक क्वालिफिकेशन अलग से होता है, दैट आई एग्री, बट यार क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको प्लान करें तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिडबी का बहुत सारे बच्चों को भी ये लगता है कि मेरा तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। फ्रैंकली बताता हूँ, अगर होता भी तो भी 90% क्रैक नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि एग्ज़ाम कब है इसका? जैन। अभी क्या चल रहा है? लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का? 3rd of Jan। आर यू ओके विद मी? जैन में एग्ज़ाम है, तो आप क्या सोच रहे हो, फॉर्म आने पे तैयारी करोगे और इफ़ यू आर एजुकेशनल क्वालिफाइड तो आप निकाल लोगे? इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंडली, अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयरनेस है, इसका क्वालिफिकेशन अगर आप नोट करोगे एक और है, अगर आप स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड नहीं हो, चलो कोई बीकॉम वाला अचानक से इंजीनियर नहीं बन जाएगा, बट उसमें एक और है भैया, एमकॉम हो जाए। एमकॉम करने में कितना समय लगेगा? क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? अगर आप अभी एट प्रेजेंट बीकॉम फाइनल ईयर में हैं तो आप प्लान करो यार, ये बहुत शानदार जॉब है, इसमें कुछ अलग से भी नहीं पढ़ना, यही बैंकिंग की प्रिपरेशन मेरी काम आ रही है। व्हाई डोंट यू पुट योर सेल्फ फॉर एमकॉम? 2 साल बाद होगे एलिजिबल, आई एग्री, लेकिन होगे तो सही ना 2 साल बाद। बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की एक क्लरिकल एग्जाम निकालने में 3-3, 4-4 साल का समय ले लेते हैं। तो अगर आप वाकई में प्लान्ड कर रहे हो कोई चीज़, देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम बेटर करियर चाह रहे हैं, अपने हिसाब से चाहते हैं, तो हमें प्लान करना पड़ता है। एंड मोस्ट स्टूडेंट फेल्ड इनटू इट। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, आज हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं 8-10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई सी मैनी स्टूडेंट दे कम विद द मतलब आइडिया ऑफ गेटिंग द रिजल्ट, लेकिन विद इन 2 or 3 वीक्स उनका डेडिकेशन लेवल एकदम फुस हो जाता है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे आस्क, सर व्हाट वुड बी द मॉक टेस्ट, क्या हमें यहाँ करवाया जाएगा, क्या हमें यहाँ बैठने को मिलेगा, क्या हमारा ये होगा? एंड आफ्टर द 3 वीक्स रेगुलर क्लास आना भूल जाते हैं, सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है वो पूछना भूल जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया ये चीज़ों से नहीं होता है। आपको ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए आपको अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। फॉर्म आने पे ये स्टार्ट नहीं होती है तैयारियाँ। सिडबी ग्रेड ए एक ऐसा फॉर्म है जो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपने अभी सुना कि रेगुलर बैंक से सैलरी वगैरह 2-3 टाइम्स हैं, एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है ना, वैल्यूज़ नहीं बोल सकते, इट्स नॉट गुड थिंग, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, क्लियर? इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि ये भी बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है जब ये सिडबी और ऐसा सुनते हैं उनको लगता है हम इन्हीं के लिए बने हैं, तो पीओ नहीं बनना, मुझे क्लर्क नहीं करना। भैया अगर ऐसा करोगे, ऐसा सोचोगे, तो ये ऑप्शन भी हाथ से निकल जाएंगे। वो अपनी जगह पे ठीक है। देखो हर जॉब का एक प्रॉज एंड कॉन्स होता है। लोग तो यूपीएससी में सेलेक्ट होके भी वो जॉब भी छोड़ते हैं। अगर आपको अपने जॉब से नहीं मिला, आपको जिस हिसाब से आपको चाहिए था, आपका क्या कैरेक्टर है, आपका क्या पर्सनैलिटी है, वैसा जॉब नहीं मिलेगा तो आदमी छोड़ता ही है, चाहे वो दूसरों के लिए कितना भी बड़ा जॉब हो, किसी का ड्रीम जॉब होगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज़ इस तरह के एग्ज़ाम्स को सिर्फ फॉर्म आने से नहीं होता है कुछ काम। ये जो हम रख रहे हैं, आपसे डिस्कशन रखा है, इनको बुलाया है हमने, ये स्पेशली मुंबई से आए हैं हमारे लिए, वो इसी पर्पज़ से आए हैं, सो दैट आपके मन में ये अवेयरनेस आए कि यार आई कैन डू दैट।
शुरुआत में जब हम पढ़ाते थे 2011-12 में ऑफलाइन क्लासेस में, मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते थे जो जॉब करके आ रहे होते थे 28-29 ईयर्स के। क्यों? क्योंकि उनको ग्रेजुएशन के टाइम पता ही नहीं था हम ऐसे बैंक्स के लिए, जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर उनको ग्रेजुएशन के टाइम में पता रहता कि यार वी आर एलिजिबल फॉर दीज जॉब्स, तो माइट भी वो 22-23 में प्रिपेयर किए होते, 24 में बैंक में होते। बट एट द टाइम ऑफ एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, साथ में जॉब कर रहा है तो छोड़ नहीं पाते हैं चाह के भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ कि जो करना चाहते हैं बैंक में, पूरा डेडिकेशन देना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बट साथ में जॉब कर रहे हैं तो वो छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, एनीथिंग। लेकिन अगर यही चीज़ उनको 4-5 साल पहले वाइल दे वर डूइंग ग्रेजुएशन पता लगा होता, शायद और अच्छा करते। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इफ़ एंड बट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसको बेनिफिटेड लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई में, पढ़ने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है।